नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आधुनिक भारत के इतिहास में 11 लेक्चर के रूप में प्रस्तुत किया हूं और उसमें स्पेक्ट्रम का दूसरा जो चैप्टर है उसमें है शुरू से टोटल जो हमारे भारत में जो भी ऑल कंपटीशन में यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आधुनिक भारत के इतिहास से जो प्रश्न आता है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसमें बढ़िया से अच्छा से मैं शुरुआत से ही भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किया, डिटेल्स में उसको प्रस्तुत किया। उसके बाद दूसरा चैप्टर ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति के बारे में मैं डिटेल्स में दो चर्चा किया हूँ, दो लेक्चर। जैसे इतिहास को पानीपत ही क्यों पसंद है, दूसरा लेटर मुगल पीरियड या उत्तर मुगल काल, तीसरा उसमें है डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य का पतन। प्रश्न यहाँ उठता है कि 1757 और 1764 में जब ब्रिटेन का पॉलिटिकल प्रभुसत्ता यहाँ कायम होता है तो उस समय यही मुगल, यही औरंगजेब, ये लोग कहाँ था? ये मुगल पीरियड माने मुगल लोग कहाँ था? जो औरंगजेब कभी थोड़ा सा अंग्रेज़ों के बदमाशी करने से तुरंत निकाल बाहर किया था भारत से, और ये लोगों को फुल्टा द्वीप में शरण लेना पड़ा था अंग्रेज़ों को। उसमें गवर्नर थे अंग्रेज का सर जॉन चाइल्ड। तो वही लोग कहाँ था जिस समय अंग्रेज अपना पैर जमा रहे थे? उस समय भारत में कैसा कंडीशन था, क्या स्थिति था? इसको पूरी तरह जानने के बाद आगे जो भी भारत का आधुनिक भारत का इतिहास आएगा उसमें पढ़ने में बहुत आसानी होगी, समझने में कंसेप्ट एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर मेरा है मुगल साम्राज्य का पतन। आखिर मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हो गया? अगर पतन नहीं होता तो वही औरंगजेब जो अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया, औरंगजेब के मरने के बाद ये लोग अपना पैर जमाया, तो आखिर मुगलों का डाउनफॉल कैसे हुआ, पतन कैसे हो गया? तब मुगल साम्राज्य का पतन का कोई एक कारण नहीं था। मुगल साम्राज्य के पतन का अनेकों कारण था। वह साम्राज्य जो बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य था, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर और बाबर ने यहाँ मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। और उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं भारत का राजगद्दी संभाला, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। और औरंगजेब के मृत्यु हो जाती है 1707 में। लेकिन प्रश्न उठता है कि औरंगजेब के मरने के बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट नहीं हुआ, औरंगजेब के ही समय से शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ उस पर हम आज चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। औरंगजेब का उत्तरदायित्व, औरंगजेब यानी कहां तक औरंगजेब का उत्तरदायित्व, ये कहां तक औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन में उत्तरदायी थे? सबसे पहले तो औरंगजेब इतना काफी लंबा चौड़ा अपना साम्राज्य फैला लिया था कि उसके उत्तराधिकारी यानी उसके सरकार में यानी जो भी पदाधिकारी थे वो तो संचार माध्यम के कमी कारण नहीं जा सके, बशर्ते कि औरंगजेब खुद नहीं, उसको पता था कि इतना बड़ा साम्राज्य पर हम कैसे कंट्रोल करें, नियंत्रण करें। माने इतना बड़ा साम्राज्य औरंगजेब कर दिया था कि माने संचार साधन के अभाव में कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। और औरंगजेब का एक बहुत बड़ा इसका कारण रहा, जो इसके पूर्वज यानी अकबर,
जहांगीर और शाहजहां। ये अकबर जो है इस्लामिक रूप, शासन चलाने का इस्लामिक रूप जो है, इसको परिवर्तित कर दिया था अकबर। इस्लामिक रूप, इस्लामिक रूप को अकबर ने परिवर्तित कर दिया था। इसका पालन जहांगीर ने भी किया, शाहजहां ने भी किया। लेकिन ये महोदय औरंगजेब ये क्या किए कि इसको हटा दिए। इस्लामिक रूप को ये तो परिवर्तित कर दिए थे, अकबर किए, जहांगीर किए, शाहजहां किए, लेकिन ये जो है इस्लामिक रूप को लागू करने का माने प्रयत्न किए। औरंगजेब जो है इस्लामिक रूप को लागू करने का प्रयत्न किए, यानी टोटल जो भारत की जनता थे इनके खिलाफ हो गई। ये जजिया कर भी लगा दिए और जो धार्मिक अपना, जैसे कि अकबर ने कट्टरता नहीं दिखाया, जो धर्म को मान रहे थे उसको मानने दिया, लेकिन औरंगजेब इस्लामिक रूप जो है लागू करने का प्रयत्न किया, जिसे अपना दुश्मन खुद बना लिया। दूसरी बात, अकबर सरकार कैसे चलेगा, शासन कैसे चलेगा, उस पर राजपूतों को भी अपने सरकार में शामिल किया और शामिल करके यानी टोटल जो इस्लामिक रूप जो कट्टरता था उसको हटा दिया। वो तो कट्टरता हटा दिया, लेकिन ये औरंगजेब महोदय अपने लागू करने का प्रयत्न किए, जिसके पूरे जनता इनसे खिलाफ हो गई। ये खुद इन्हीं के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। ये उत्तरदायी थे, धार्मिक रूप से सहनशील नहीं थे। मूल रूप से कहा जाए, इनका प्राइवेट व्यक्तिगत जीवन भले निष्कलंक था, अपना व्यक्तिगत जीवन, लेकिन एक राजा के रूप में ये असफल रहे। एक पॉलिटिशियन और एक राजा, किंग के रूप में ये असफल रहे औरंगजेब, और पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ के रूप में ये भी असफल रहे, दोनों असफल रहे औरंगजेब। अगर प्रश्न आता है प्रीलिम्स में कि क्या किंग के रूप में असफल ये चारों बादशाह में कौन थे, तो औरंगजेब थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये किंग के रूप में असफल रहे और पॉलिटिशियन के रूप में फेल्योर रहे। इनका धार्मिक नीति जो है माने कट्टरता से भरा हुआ था, और एक बहुत बड़ा इनका धार्मिक के बाद अब हम चलते हैं, इनका एक नीति और था जो विश्व में नेपोलियन का एक जिसे डाउनफॉल हुआ था, स्पेनिश अल्सर। कहा जाता है कि ऐसे स्पेनिश अल्सर एंड रशियन एडवेंचर आर डिस्ट्रॉयड बाय नेपोलियन। जो विश्व का इतिहास आप पढ़ते होंगे तो उसमें देखे होंगे। तो यहाँ रशियन एडवेंचर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्पेनिश अल्सर का। स्पेनिश अल्सर यानी औरंगजेब का दक्कन नीति, दक्कन नीति, स्पेनिश अल्सर, जिस तरह स्पेनिश का नासूर जो था नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, जिस तरह स्पेनिश अल्सर नेपोलियन को बर्बाद किया था, उसी प्रकार नेपोलियन को स्पेनिश अल्सर बर्बाद किया था, उसी प्रकार दक्कन अल्सर यानी दक्षिण भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, दक्षिण नीति, दक्कन अल्सर, दक्षिण में ही दक्कन है, तो दक्कन अल्सर औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। लंबा युद्ध चला, लंबा, यहाँ ये अपना
जिद के कारण लंबा समय बिताए दक्कन में, दक्षिण में, और अल्सर के समान हुआ, इनका सब फेल्योर रहा। वहाँ राजकोष रिक्त हो गया और यहाँ तक कि इनका औरंगाबाद अपना जो था चांदी का जो अपना सामान था, अपना घरेलू सामान था, उसमें भी इतना दयनीय हो गया स्थिति, इतना दयनीय दक्कन अल्सर से हुआ ना, दक्षिण नीति से औरंगजेब का हुआ, इतना बर्बादी हुआ राजकोष का कि पैसा इनके पास माने खजाना नहीं था, खजाना में पैसा नहीं था, खाली खजाना बिल्कुल खाली हो गया था। ये दक्षिण माने दक्षिण नीति के कारण जो बर्बादी का इनका कारण बना। इसलिए औरंगजेब को अपना ये दोनों नीति जो है, धार्मिक और दक्षिण नीति, ये दोनों बर्बाद किया, जो मुगल साम्राज्य का पतन का बहुत बड़ा कारण बना। तो ये औरंगजेब का, इसीलिए कहा जाता है कि नेपोलियन को स्पेनिश अल्सर बर्बाद किया और औरंगजेब को दक्कन अल्सर बर्बाद कर दिया। अपना जो घर का सामान था उसको भी इनको प्रशासन या शासन चलाने के लिए कुछ लगाना पड़ा था औरंगजेब को। यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक इनका आर्थिक जो नुकसान हुआ था दक्षिण नीति के कारण। तो ये स्पष्ट हो गया औरंगजेब का उत्तरदायित्व यहाँ तक था, धार्मिक नीति और दक्षिण नीति। अब हम चलेंगे औरंगजेब का निःशक्त उत्तराधिकारी यानी अयोग्य, निःशक्त बोले या अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब का अयोग्य उत्तराधिकारी, एक तो औरंगजेब अपना धार्मिक नीति और दक्षिण नीति कारण मुगल साम्राज्य का पतन पूरा अपने ही शासनकाल से शुरुआत कर दिया था। उसका सारा आम जनता दुश्मन बन गए थे। उसके धार्मिक नीति के कारण वो धार्मिक सहनशील नहीं था। और अयोग्य उत्तराधिकारी, और कहा जाता है कि सिर मुड़ा ओला पड़ा। कहने का मतलब कि ये तो अपना खुद डाउनफॉल करने के लिए उत्तरदायी थे औरंगजेब। उसके बाद जो इनका उत्तराधिकारी लोग बना, ऐसा इनका उत्तराधिकारी बना, कोई साहेब खबर था, कोई लंपट मूर्ख था, कोई घृणित कायर था, कोई रंगीला बादशाह था, इस तरह के लोग बना। तो ये लोग क्या शासन चलाता? ये लोग तो और बर्बाद कर दिया। अयोग्य उत्तराधिकारी या निःशक्त उत्तराधिकारी, निःशक्त अगर नहीं हिंदी में अयोग्य उत्तराधिकारी रहे उसको भी मान लेना है, या इनका निःशक्त उत्तराधिकारी, एक ही चीज है दोनों। तो अयोग्य उत्तराधिकारी 1707 के बाद, 1707 के औरंगजेब के मृत्यु के बाद, औरंगजेब के मृत्यु के बाद ये अयोग्य उत्तराधिकारी सब बनेंगे। 11 बादशाह बने, 11 मुगल सम्राट, सब के सब अयोग्य था। एक था बहादुर शाह प्रथम, जिसके बारे में थोड़ा सा कुछ अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन सारा के सारा लोग अयोग्य था। औरंगजेब के शासनकाल से तो डाउनफॉल होना शुरू हो गया और ये लोग आया था, और पूरा मुगल साम्राज्य का जो वृक्ष के समान था, एक एक टहनी, एक एक उसका जो माना टहनी था वृक्ष में जो लगा रहता है, सब टूटना शुरू हो गया। और बहादुर शाह सेकंड यानी अंतिम मुगल बादशाह के बाद पूरा मुगल साम्राज्य का वृक्ष जो है वो ढह गया, सब ढहना शुरू हो गया था, ढहना शुरू हो गया औरंगजेब के शासनकाल से। तो बहादुर शाह प्रथम ये भी कोई खास कारनामा नहीं किए, हालांकि उम्र उनका ज़्यादा था, कहीं 65 है, कहीं 63 है, लेकिन उम्र से कोई ऐसा फासला नहीं था। चूंकि एक तांत्रिक ये सरकार थे और इसमें सम्राट का व्यक्तित्व का बहुत मायने रखता था। जैसे कि जहांगीर थे, शाहजहां थे, तो सम्राट का व्यक्तित्व अगर
शानदार रहा, तब शासन चलाना बहुत आसान था। अगर सम्राट का व्यक्तित्व ही ठीक नहीं है तो फिर शासन चलाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि एक तांत्रिक सरकार थी। तो एक मुगल बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह बने, वो तो लंपट मूर्खे थे। इसके बाद फर्रुख शेर बने, घृणित कायर, वो क्या शासन चलाएंगे। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, उसको शराबे मदिरा और सूरा सुंदरी कहा जाता, उससे फुर्सत नहीं था। इसके बाद अहमद शाह, तो ऐसा चौपट बादशाह निकला मुगल सम्राट, वो एक एक सप्ताह एक एक महीना मुगल हरम में रहता था। वहाँ पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी। ये लोग क्या सरकार चलाएंगे, शासन चलाएंगे। इस तरह का चौपट औरंगजेब का उत्तराधिकारी लोग मुगल सम्राट बने लोग। तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी लोग भी तो ले डूबा, माने एक एक टहनी टूटते जा रहा है। मुगल साम्राज्य का जो वृक्ष था, इतना बड़ा एम्पायर लगा हुआ था, वो टहनी जो है अब टूट रहा है सब। और उसमें तोड़ने का काम शुरुआत औरंगजेबे कर दिए थे। उसके बाद हम चलते हैं दरबार में गुटबंदी। तो इसके पहले हम बात कर लेते हैं मुगल अभिजात वर्ग का। उसके बाद गुटबंदी पर आते हैं। मुगल अभिजात वर्ग, ये क्या था? मुगल अभिजात वर्ग, इनका कहां तक योगदान था मुगल साम्राज्य के पतन में? मुगल अभिजात वर्ग, ये जो वर्ग था मुगलों में, ये जो वर्ग था, इसमें अनुशासन, वीरता देखने को मिलते थी। लगता था कि हाँ, ये मुगल अभिजात वर्ग है, ये बिल्कुल डिसिप्लिन में रहता था। कठोर शासन चलाने में लोग मदद करता था। कठोर मतलब सैनिक लोग पर लागू करता था। कठोर माने वहाँ डिसिप्लिन में रहने को सिखाता था मुगल अभिजात वर्ग। और ये मुगल सम्राट के प्रति स्वामी भक्त भी लोग थे। लेकिन ये मुगल अभिजात वर्ग जो था, ये अब औरंगजेब के शासनकाल के बाद, औरंगजेब में कुछ था लेकिन औरंगजेब के बाद देखने को नहीं मिला। जैसे बैरम खान के बाद में मेडिवल इंडिया जब आप पढ़े होंगे तो बैरम खान का जानते होंगे। अकबर का चूंकि 13 साल की उम्र था अकबर, तो उसके मैं सारा काम बैरम खान ही देखते थे। बैरम खां, महावत खां, एक ठो थे खाने खाना अब्दुल रहीम, खाने खाना अब्दुल रहीम, खाने खाना अब्दुल रहीम। तो ये लोग जो थे, ये बहुत उम्दा किस्म के अभिजात वर्ग में थे, जिससे पूरा मुगल सम्राट लोग शासन चलाने में इनका सहयोग से आसानी से लोग चला लेते थे। जैसे पहले के जो 6 बादशाह थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इसके बाद शाहजहां और बाद में औरंगजेब। लेकिन ये लोग का पतन हो गया था। अभी मुगल अभिजात वर्ग का पतन, माने अब मुगल अभिजात वर्ग नहीं रहा। ये लोग देखने को नहीं मिलेंगे अब। लेटर मुगल काल में ये लोग देखने को न बैरम खां मिलेंगे, न महावत खां मिलेंगे, न खाने खाना अब्दुल, मन ऐसा जो वीर मुगल अभिजात वर्ग अब नहीं मिलेगा। इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। लेटर मुगल काल में ये लोग देखने को माने इस तरह का नहीं मिलेंगे। तो मुगल अभिजात वर्ग का पतन, यानी ऐशो आराम में, विलासिता में डूब गया। जितना मुगल अभिजात वर्ग था वो लेटर मुगल काल में, यानी उत्तर मुगल कालीन सम्राट शासनकाल में, ये लोग विलासिता में डूब गया था। ये लोग नहीं मिलेगा अब। ये लोग जो था, वो 6 को जो पीछे का जो बादशाह लोग था मुगल साम्राज्य का, जिसमें तुति बोलती थी मुगल साम्राज्य का, उसमें लोग था डिसिप्लिन मानने वाला लोग। अब ऐसा लोग नहीं मिला, माने इन लोग का पतन हो गया जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। ये भी है कारण है मुगल साम्राज्य का पतन का, मुगल अभिजात वर्ग का पतन, यानी मुगल अभिजात वर्ग का अभाव हो गया देखने में। उसके बाद दरबार में गुटबंदी।
ऐसा दरबार में क्या गुटबंदी हुआ कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया? दरबार में ऐसा क्या गुटबंदी हुआ कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया? सॉरी। तो उसमें हम चलते दरबार में गुटबंदी। इसके पहले भी मैं बताया था कि उमरा वर्ग जो था मुगल साम्राज्य में, वो 4 वर्ग में बटा हुआ था। एक था तुरानी दल, इसके बाद ईरानी दल या फारस भी बोलते हैं उसको हम, ईरानी दल, और दूसरा खास तौर से 3 गो में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हिंदुस्तानी दल। तो इसमें तुरानी दल में जो हैदराबाद के निजामुल मुल्क हैं वो आते थे। ईरानी दल में तुरानी दल में निजामुल मुल्क, ईरानी दल और एक हिंदुस्तानी दल। इसमें 2 इंपॉर्टेंट हैं, सैयद बंधु। सैयद बंधु, इसमें सैयद बंधु लोग आता था हिंदुस्तानी में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसमें हो गए निजामुल मुल्क, उनको आसफ जाह का उपाधि मिला था। ईरानी दल में ये थे अवध का नवाब सआदत खां। तो तुरानी दल, ईरानी दल, हिंदुस्तानी दल, ये दल जो एक दूसरे से लड़ते रहते थे और ये गुटबंदी इतना कर लिए थे कि किसी बादशाह को बैठा देना मुगल दरबार गद्दी पर और उसको हटा देना, इतना तो लोग था। और ईर्ष्या, एक दूसरे में ईर्ष्या था, इतना ईर्ष्या था। खास तौर से ये तुरानी ईरानी ये लोग मिल करके दोनों क्या किया कि नादिर शाह के जो आक्रमण हुआ उसमें भी लोग भारत को राष्ट्रीय, जो एक मुगल बादशाह लोग था पूरे राष्ट्र का देखरेख कर रहा था, इसमें इन लोगों को लेना देना उसे नहीं था। और लोग भड़का करके और 30,000 कत्लेआम करवा दिया सब वो दिल्ली में, अपना स्वार्थ साधने के लिए। ये दल आपस में लड़ाई भिड़ाई तो करता ही था। ये मुगल सम्राट का कान भरने में बहुत तेज था। वो चाहता था हम आगे बढ़ जाएं, हमको कुछ गद्दी मिल जाए, हमको कुछ लाभ का पद मिल जाए। इस तरह अपने में ही लड़ाई भिड़ाई करते रहता था और मुगल सम्राट को भी लड़ाने में कम ये लोग पीछे नहीं रहता था। ये दल जो था, तो तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी, एक और दल अफगानी, लेकिन उसका कोई खास रोल नहीं रहा। लेकिन 4 दल था दरबार में, मुगल दरबार में। ये तो गुटबंदी करके ये लोग भी मुगल साम्राज्य के पतन में बहुत भूमिका निभाया। जैसे सैयद बंधु लोग था, ये 4 गो बादशाह बनाया था। सैयद बंधु 4 गो बादशाह बनाया और सैयदे बंधु बनाया था फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर से लेकर के मोहम्मद शाह, दो बादशाह का समय बहुत कम रहा, तो फर्रुखसियर से लेके मोहम्मद शाह तक, यानी 4 बादशाह। और 2 बादशाह लोग थे, थोड़ा हल्का अल्प शासन काल लोग का रहा, इन लोग का थोड़ा रहा, लेकिन उन दोनों बादशाह कम, यानी 4 बादशाह। 4 बादशाह, मुगल सम्राट को बनाना, हटाना, ये लोग काम किया था सैयद बंधु लोग। ये हुआ दरबार में गुटबंदी। अब हम मुगल साम्राज्य के पतन में एक तो बहुत बड़ा, ये भी कोई नियम कानून नहीं था उत्तराधिकार का। तो उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण होना, उत्तराधिकार का ऐसे हम कर सकते हैं साधारण भाषा में, कोई निश्चित नियम नहीं, या उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं। बोलचाल के भाषा में हम बोल सकते हैं कोई निश्चित नियम नहीं था, या उत्तराधिकार
का त्रुटिपूर्ण नियम। उत्तराधिकार, अगर ये आ जाए क्वेश्चन पेपर में लिखा उत्तराधिकार का, इसमें आता है स्टेटमेंट करके, 4 स्टेटमेंट रहेगा बोले मुगल साम्राज्य के पतन में कौन कारण नहीं था। उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम, तो दोनों एक ही है, त्रुटिपूर्ण नियम। त्रुटिपूर्ण नियम, कोई मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी, जैसे एक राजा का देहांत हो गया तो अगला राजा कौन बनेगा, अपने में भाई भाई में लड़ाई हो जाता, कोई नियम, निश्चित नियम नहीं था। तो पहले जब 6 बादशाह थे, जैसे बाबर से लेकर औरंगजेब, यहां तक तो जो भी उत्तराधिकार का जो लड़ाई भाई भाई में होता था, उसमें जो सरदार होते थे, जैसे दल हमने बताया, तुरानी, ईरानी, हिंदुस्तानी, तो इस तरह जो सरदार होते थे, ये लोग एक राजा को साथ देते थे और उसमें एक निश्चित रूप में एक काबिल कोई राजा, कोई भाई अपना, भले ही अपने भाई का ही रक्त का पिपासु था, लेकिन वो अपना राजगद्दी अपने भाई को मृत्यु के घाट पहुंचा करके अपना राजगद्दी लेता था, लेकिन वो लगभग योग्य था। लेकिन उसके बाद जो लेटर मुगल पीरियड, यानी औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी शासक हुए, उसमें ये सरदार लोग, उमरा लोग जो हैं, जिसको हम तुरानी दल बोलते हैं, ईरानी दल बोलते हैं, हिंदुस्तानी दल बोलते हैं, ये लोग का अपना ये हो गया, दबदबा हो गया। और यहाँ तक दबदबा हो गया कि ये लोग सम्राट बनाने लगे और सम्राट को हटाने लगे, इतना इन लोग का दबदबा हो गया। तो यानी ये क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, इसलिए हुआ, इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। अब हम आगे इसको चलते हैं लेकर के मुगल साम्राज्य के पतन में, कि मराठों का उत्थान पेशवाओं के अधीन। देखिए, मराठों का उत्थान ये भी मुगल साम्राज्य के पतन में कारण बना। पेशवाओं के अधीन मराठों का उत्थान हुआ। देखिए, इसमें यह है कि मराठा का कहना था, जो पश्चिमी भारत में मूल रूप से थे, बाद में पूरे उत्तर भारत में फैल गए और एक समय तो पूरा इनका साम्राज्य हो गया मराठा का। तो ये हिंदू पातशाही पर लेके चलते थे। तो हिंदू पातशाही को तब कायम होगा ना जब मुगल साम्राज्य का अंत हो जाएगा, यानी मुगलों का अंत हो जाएगा। तो मुगलों का अंत ये मराठों का उत्थान से भी हुआ। हिंदू पातशाही को लेकर के चलते थे मराठा लोग, पेशवाओं के अधीन था, मराठों का उत्थान जो हुआ। और ये एक समय पश्चिमी भारत पर अपना दखलंदाजी दिए, मैंने दखल की पश्चिम भारत को, पश्चिम भारत में अपना मुगलों, लेकिन इनका आक्रामक था। देखिए, मराठों का ये आक्रामक रूप में थे मराठा लोग। जो कभी ये मराठा आक्रामक मुगलों पर प्रहार करते थे और हिंदू पातशाही का नियम से चलते थे। हिंदू राज्य हो, हिंदू राष्ट्र हो भारत में, तो हिंदू राष्ट्र तब होगा ना जब मुस्लिम राज्य समाप्त होगा, यानी मुगल साम्राज्य की समाप्ति होगी। तो इसको ये भी मुगल साम्राज्य के पतन में कारण बने। तो मुगल ये आक्रामक थे और मुगल साम्राज्य कभी जो बड़ा हुआ करता था, वो मुगल लोग अब रक्षक के रूप में अपना रहते थे, अपना रक्षा करते थे, रक्षक। ये आक्रामक मराठा लोग। तो मराठों का उत्थान से भी मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। और एक समय तो पूरा मराठा उत्तर भारत और पश्चिम भारत लेकर उड़ीसा तक पूरा मराठों का साम्राज्य था। और यहाँ तक कि 2 बार मुगल सम्राट को बनाने में, गद्दी पर बैठाने में इन लोगों का हाथ रहा, मराठा लोगों का। और गोरिल्ला युद्ध जो अपनाए थे मराठा, उससे मुगलों पर काफ़ी मुगलों का क्षति हुआ, उससे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। दूसरा, सैनिक दुर्बलता। इसमें क्या बात है? सैनिक क्यों दुर्बल हो गया लोग? सैनिक दुर्बलता, आखिर काहे सैनिक लोग दुर्बल हो गया? ये जन्मजात अवगुण था सैनिकों में। ये जो बाहर से, भारत मध्य एशिया से, यानी भारत से बाहर से जो लोग
कमांडर आते थे वो सैनिकों को नियुक्त करते थे, और ख़ास तौर से सामंतशाही व्यवस्था पर ही आधारित है, सैनिक लोगों को रखा जाता था। सामंतशाही व्यवस्था, मनसब व्यवस्था जो है, ये लोग सामंतशाही के और मनसब के अधीन होते थे। तो लोग राजा के प्रति कम उत्तरदायी थे, माने सम्राट के प्रति, राजा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ये लोग अपना जो सामंत इनको नियुक्ति करता था, जो मनसबदार नियुक्ति करता था सैनिक को, उसके प्रति लोग ज़्यादा उत्तरदायी होता था। इसका एक अवगुण जो है पीछे देखने को मिला, कभी विद्रोह किए थे वो बैरम खान। तो जिसके अंडर में सैनिक लोग था वो लोग उसी का गुण गाता था, जैसे सामंतों का गुण, मनसबदार का गुण, लेकिन राजा के प्रति लोग उत्तरदायी नहीं हुआ करता। ये भी सैनिक दुर्बलता, ये भी बहुत कारण बना, मतलब कि मुगल साम्राज्य के पतन में ये भी कारण था। और सैनिकों का बहुत काफ़ी ये लोग ऐश्वर्य में आ गया, माने अपना एक सैनिक का जो गुण था वो खत्म हो गया था मुगलों का। यहां तक हो गया था सैनिक का, इससे लोग सैनिक नहीं रह गया था, ये लोग एकदम ताश के पत्ता की तरह हो गया था। जैसे एक उदाहरण हम दे सकते हैं, कर्नाटक जब युद्ध हुआ था उसमें 230 फ्रांस की सेना और 500 भारतीय सेना थी फ्रांस के तरफ से, माने फ्रांसीसी लोग अपना भारतीय लोगों का अपना सेना में बनाया रखा था। और 230 माने 730, कितना हो गया 730। ये 730 सेना जो है 10,000 मुगल सैनिकों, यानी जो कर्नाटक युद्ध में 10,000 जो वो एक तरह से मुगल सैनिक का ही लोग पार्ट था, लेकिन उस समय स्वतंत्र हो गया था, सब कुछ राज्य स्वतंत्र हो गए थे। तो वहाँ जो है 10,000 सैनिकों को 730 हरा दिया। 730 माने कितना कमज़ोर हो गई थी मुगल सेना, इससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि 730 सेना जो है 10,000 सैनिकों को हरा दिया, इतना कमज़ोर मुगल सेना हो गई थी। एक उदाहरण मैंने दिया। अब आर्थिक दिवाला यानी ऐसे तो शाहजहां ने इमारत बनवाया था तो उस समय तो थोड़ा कोष खाली हुआ था, लेकिन उतना खाली नहीं हुआ था जितना औरंगजेब दक्षिण नीति में खाली कर दिया। दक्षिण नीति में बहुत लंबा समय तक ये दक्षिण अपना आक्रामक रूप अपनाए रखा, युद्ध जारी रखा, जिससे आर्थिक खजाना पर कोष खाली हो गया और किसान लोग खेती करना शुरू कर दिया, मतलब वो लोग अपना खेती करना छोड़ दिए। चूँकि घोड़ा उस समय तो ऐसा था नहीं कि आकाश में से हवाई जहाज से लड़ाई हो, उस समय सब घोड़ा जितना दौड़ता था तो किसानों का जो फसल बर्बाद हो जाता था। अब टैक्स और कर कहाँ से देगा किसान, उसके बाद कृषि करना ही छोड़ दो, वो लोग भी, किसान लोग भी लूटमार करना शुरू कर दिया। तो आर्थिक दिवाला काफ़ी हो गया, बहुत आर्थिक दिवाला हो गया। ये आर्थिक दिवाला उस समय उत्तर लेटर मुगल पीरियड में, माने औरंगजेब के मरने के बाद जितना भी उत्तरकालीन मुगल सम्राट हुए उसमें तो यहाँ तक इतना बढ़ गया कि आलमगीर सेकेंड, ये जो आलमगीर सेकेंड जो था, आलमगीर सेकेंड के पीरियड में 3 दिन तक शाही चूल्हा नहीं जला। शाही चूल्हा कहने का मतलब कि राजा का, मुगल सम्राट का जो दरबार में जो खाना बनता था शाही चूल्हा, उस शाही चूल्हा 3 दिन तक नहीं जला। वहाँ की रानी लोग नगर तक निकल के आ गई, ये स्थिति था। ये आर्थिक दिवाला का माने खजाना और कोष बिल्कुल खाली था, ये भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। अब स्वरूप के बारे में कहीं कहीं आ जाता है प्रश्न, मुगल साम्राज्य का स्वरूप कैसा था? मुगल साम्राज्य का स्वरूप कैसा था, आखिर इससे क्या हानि हुआ? स्वरूप
तो मुगल साम्राज्य का स्वरूप पुलिस सरकार थी, ठीक है, पुलिस सरकार। मुगल साम्राज्य का स्वरूप जो था पुलिस सरकार, इसमें आंतरिक और बाहरी रक्षा करना, टैक्स लेना, बस यहां तक सीमित था मुगल साम्राज्य का स्वरूप। यहां तक ये जो मुगल साम्राज्य कभी एक राष्ट्र नहीं बन सका, मुगल साम्राज्य कभी एक राष्ट्र नहीं बन सका। और ये पुलिसिया सरकार जो होती है, माने पुलिस सरकार थी, लोगों के, आम जनता का भलाई करना, आम जनता के लिए काम करना, ये मुगल साम्राज्य नहीं हो सका। मतलब एक राष्ट्र का रूप जो होना चाहिए, एक राष्ट्र नहीं बन सका मुगल साम्राज्य। हाँ, कुछ राष्ट्र एक राष्ट्र के रूप में बनने के लिए कुछ प्रयास जरूर किए, अकबर किए, उनके देखा देखे उनके नीचे उनके उत्तराधिकारी जहांगीर किए और शाहजहां किए। लेकिन ये औरंगजेब जो आया, औरंगजेब जो आया, वो इस्लामिक रूप जो अपनाया, ये लोग बदल दिए थे, चेंज कर दिए थे। इस्लामिक रूप में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये लोग बदल दिए थे, परिवर्तित कर दिए थे इस्लामिक रूप को, और उसी में अपना सरकार चलाने के लिए, सुविधा के लिए, यह सरकार चले, उसमें राजपूतों का साथ लिए थे। और धर्म के प्रति उतना कट्टर नहीं थे। जो कोई धर्म मानता था उसमें दखलंदाजी वो लोग नहीं देते थे। लेकिन थोड़ा राष्ट्र बनने की ओर लोग अग्रसर हो रहे थे। लेकिन ये जो आया सब के सब बर्बाद करके रख दिया औरंगजेब। इस्लामिक रूप का समर्थन किया और प्रयत्न किया उसको स्थापना करने का, लागू करने का, जिससे सारा के सारा लोग विद्रोही बन गए। जाटों, सिखों या बुंदेलों, सब के सब इसके खिलाफ चले गए, विद्रोह पर उतर आए और विद्रोह कर भी दिए थे। तो ये मुगल साम्राज्य का स्वरूप जो था वो पुलिस सरकार का था, आम जनता के भलाई के लिए। ये लोग, माने मुगल साम्राज्य का स्वरूप, यानी मुगल साम्राज्य कभी एक राष्ट्र का रूप धारण नहीं किया, एक राष्ट्र नहीं बन सका, एक राष्ट्र नहीं बन सका मुगल साम्राज्य जो बनना चाहिए। थोड़ा सा जरूर प्रयास किए थे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, लेकिन औरंगजेब उसको मिटिया मिट कर दिया। यही स्पष्ट है, कंसेप्ट इसका यही है। अब हम विदेशी आक्रमण में कौन मुगल साम्राज्य को बर्बाद किया? विदेशी आक्रमण, इसके पहले भी मैं एक बार चर्चा किया हूं। ये तो मुगल साम्राज्य का पतन है। नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह, वो 1739 में करनाल में आक्रमण करता है और करनाल में मुगल आर्मी यानी मुगल सेना पर उसकी जीत हो जाती है, जीत जाता है। उसके बाद हमने कहा कि दो आदमी इतना, हालांकि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में घटना घटता है, ये विदेशी आक्रमण हुआ नादिर शाह का। लेकिन दो अपना अपना स्वार्थ में, निजामुल मुल्क और सआदत खां, ये दोनों उल्टा पुल्टा अपना स्वार्थ में कान भर देता है। और यहाँ तक सआदत खां बोल देता है किसको, ईरान के बाद नेपोलियन नादिर शाह को, कि दिल्ली में तो बहुत पैसा है, जाइए दिल्ली में। और दिल्ली में तो पैसा लूटमार करवे किया। इसके बाद 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब उस समय 70 लाख रुपया भारत से ले गया तो स्वाभाविक खजाना तो खाली हो गया। ये नादिर शाह का आने से खजाना खाली हुआ। दूसरा, अहमद शाह अब्दाली, 1747 में उसकी मृत्यु हो गई नादिर शाह का, तो अहमद शाह अब्दाली आ गया। ये भारत में 7 बार आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली, ये भी लूटपाट किया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध रहा 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध। हालांकि मराठा उसमें इतना शक्तिशाली हो गए थे कि इसको मुगल बादशाह से युद्ध नहीं हुआ, मराठों से हुआ। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों को हरा दिया अहमद शाह अब्दाली, और 7 बार आक्रमण किया। 7 बार में धन यहाँ से बाहर चला गया। तो ये विदेशी आक्रमण जो हुआ नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली का, ये खजाना खाली में काफ़ी
माने भारत में मुगल साम्राज्य के पतन में ये भी उत्तरदायी लोग था, ये दोनों आक्रमणकारी लोग। अब यूरोपवासियों का आगमन देखिए, यूरोपवासियों जिसको मैंने पहले बताया था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसी प्रकार से यूरोपवासियों का आगमन, ये भी खजाना खाली करने में या मतलब मुगल साम्राज्य का पतन करने में कम नहीं थे। पहले तो अपने में लड़ाई करते थे यूरोपवासी, डच पुर्तगाली लड़ाई करिए, इसके बाद फ्रांसीसी लड़ाई की, इस बार अंग्रेज लड़ाई किए, लेकिन बाद में भारतीय राजे रजवाड़ों माने भारत के लोगों से भी, भारत के राजाओं से भी इनका युद्ध होना शुरू हो गया, जो मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बना। तो हमने यूरोपवासियों का आगमन के बारे में बताया कि यूरोपवासियों का जो आगमन हुआ वो भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना था। चूँकि यूरोप में उस समय पुनर्जागरण हुआ था, लोग टेक्निकली जागरूक थे, माने तकनीक का विकास हुआ, और हमारे भारत में उस समय पुनर्जागरण नहीं हुआ था, इसलिए ये अपना माने तकनीकी का प्रयोग करते थे। हमारे भारत में ऐसा नहीं था, तो ये भी यूरोपवासियों का आगमन भी और इन लोगों का जो युद्ध जो हुआ राजे रजवाड़ों से, ये मतलब कमज़ोर बना दिया। तो ये भी एक कारण था मुगल साम्राज्य के पतन का। उसमें कुछ विद्वान लोग का एक कहना है, जैसे कि मुगल साम्राज्य के पतन में मैं इतना डिटेल्स में चर्चा किया, तो कुछ जो विद्वान हो करते हैं, जैसे जदुनाथ सरकार, इनका कहना है द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, एक पुस्तक है द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एक इनका पुस्तक है। उसमें इन्होंने द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, इसमें इनकी पुस्तक है। ये इनका कहना है कि सैनिक और पॉलिटिकल दुर्बलता ही मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बना। सैनिक और राजनीतिक दुर्बलता, ये परंपरावादी दुर्बलता, ये परंपरावादी विद्वान है, ट्रेडिशनल विद्वान है जदुनाथ सरकार। ये कहते हैं कि द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एक पुस्तक है, द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। हाँ, तो यहाँ ये ट्रेडिशनल विद्वान हैं, इनका कहना है कि सैनिक और राजनीतिक दुर्बलता ये मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बना। और उस समय इनका कहना था कि भारत का जो सोसाइटी था वो सड़ा हुआ था, इस तरह की बात करते हैं। अपना ये जदुनाथ सरकार, कभी प्रश्न आ जाता है कि जदुनाथ सरकार ने क्या कहा, तो भारत उस समय जिस समय मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था, तो उस समय के भारत को कहते हैं भारत एक सड़ा हुआ समाज है, इन्होंने कहा, जदुनाथ सरकार ने कहा। और उसमें इसी किताब में उन्होंने कहा कि सैनिक और राजनीतिक दुर्बलता मुगल साम्राज्य के पतन का कारण है। अगर ये कहीं कथन में आ जाए, प्रश्न आ जाए, तो जदुनाथ सरकार के बारे में ये जान लेना जरूरी है। इसके बाद चूंकि उस समय हम लोग के पास भारत में नहीं हुआ था पुनर्जागरण रिनेसा यूरोप की तरह, तो उसी को लेकर इन्होंने कहा है। फिर विलियम अर्विन कहना है कि विलियम अर्विन एक भी विद्वान है, इनका कहना है विलियम अर्विन का कि सैनिक यहां का दक्ष नहीं था, अदक्षता, माने सैनिकों में जो एक लड़ने का जो ताकत होना चाहिए, जोश होना चाहिए, वो नहीं था। सैनिक यहाँ का दक्ष नहीं था, अदक्षता। देखिए, अदक्षता, सैनिक यहाँ दक्ष था। विलियम अर्विन ने क्या कहा कि सैनिक अदक्ष था, माने सैनिक लड़ाई में
काम नहीं आया ढंग से, मतलब सैनिकों का जो होता है एक जोश खरोश लड़ने का, वो नहीं रहा, इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। विलियम अर्विन का कहना है। सतीश चंद्र कहते हैं, सतीश चंद्र के बारे में तो लगभग जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिने सब लोग जानते हैं, क्योंकि सतीश चंद्र एक राइटर हैं, अच्छे राइटर हैं मेडिवल इंडिया का। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था भारत का चौपट हो गया था, इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो सतीश चंद्र का कहना कि भारत का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया था, इसलिए मुगल साम्राज्य पतन हो गया। मुगल साम्राज्य का भारत का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाना है, यानी यहां का अर्थव्यवस्था, इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ये सतीश चंद्र कहते हैं। इरफान हबीब कहते हैं कि कृषि संकट, इरफान हबीब एक विद्वान हैं, ये कहते हैं कि कृषि संकट ये चारों जो है एक कथन, इसको देख लेंगे, याद कर लेंगे, कैसे कि कभी कभी मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में एक कथन आ जाता है, कहता है कि इरफान हबीब ने मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या कहा था। इरफान हबीब ने कृषि संकट बोला, सतीश चंद्र ने अर्थव्यवस्था का चौपट होना बोला, विलियम अर्विन ने सैनिक दक्षता के बारे में बात की है, और जदुनाथ सरकार ने क्या कहा, जदुनाथ सरकार ने कहा कि पॉलिटिकल दुर्बलता और सैनिक दुर्बलता, ये जदुनाथ सरकार ने, चारों का कथन मैंने बता दिया। मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, जितना मैंने डिटेल्स में बताया ये मुगल साम्राज्य का पतन का कारण था। अब अगला जो मेरा लेक्चर होगा उसमें ये ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नवीन राज्यों का उदय। जैसे बाद में आएगा इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, तो इस तरह का जो युद्ध पढ़ेंगे तो पहले ही क्यों न जान ले कि आखिर कौन कौन राज्य जो था स्वतंत्र हुआ, कौन उत्तराधिकारी के रूप में राज्य स्वतंत्र था, कौन नया नवीन राज्य बना, कौन कौन राज्य कैसे कैसे भारत में किसकी किसकी राज्य की उत्पत्ति हुई, उसकी क्या कहानी रही है। तो अगर वो हम जान लेंगे तो आगे आने वाले जो भी इतिहास में जो युद्ध होगा अंग्रेजों से, वो पढ़ने में आसान हो जाएगा और समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी। तो इसके पहले, इस लेक्चर के पहले मैं एक दिन लेटर मुगल पीरियड का क्वेश्चन आंसर मैं बेस्ट क्वालिटी का एमसीक्यू जो है लाया था इस फोकस स्टडी चैनल पर, उसको बढ़िया से अच्छा से देख लेंगे, और लेटर मुगल काल में जो बाकी सम्राट बचते हैं उन पर भी मैं लाऊंगा, और उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सपोर्ट के लिए चैनल जो हमेशा जो भी प्रस्तुत किया जाता है चैनल पर उसको देखते रहें। और इस चैनल में पहले भी मैं बताया कि 71वीं बीपीएससी में जो मैंने क्वेश्चन जो आंसर जो दिया था वो मैंने इस चैनल से जो पढ़ाया था, डिटेल्स में समझाया था, उसमें क्वेश्चन आंसर उसमें लड़ गया था, क्वेश्चन आया था, उसी से क्वेश्चन आया था, उसको मैं विस्तृत रूप से बताया था। इसलिए इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का जो क्लास मेरा मुगल साम्राज्य का पतन, आज लेक्चर 12, आज इतना ही, फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।